हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये थर्ड स्टेप ऑफ हीमोस्टैसिस है। और इससे पहले वाले वीडियो में हीमोस्टैसिस जिसका टाइटल था उसके अंदर हमने इसका एक ओवरव्यू डिस्कस किया था, लेकिन इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो हम इसको एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। इसके अंदर एक क्लॉट का फॉर्मेशन होता है जो कि इंजरी को सील कर देता है और जो ब्लड का लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करता है। इसे हम ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। तो कोएगुलेशन, ऑल्सो नोन एज ब्लड क्लॉटिंग, इज ए कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट चीज क्लॉटिंग को अफेक्ट करती है वो होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर सर्टेन प्रोटीन्स जो कि ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं और ब्लड क्लॉटिंग की जो रिएक्शन सीक्वेंस है ना उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सीरीज सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं कैस्केड रिएक्शन। तो ये टेक पार्ट करते हैं कैस्केड रिएक्शन के अंदर और क्लॉट फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो टोटल 13 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, और इन सब के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, लेकिन हमको इन सभी नामों को याद नहीं रखना। अगर आप याद रख सकते हो अच्छी बात है, अगर नहीं रख सकते तो कुछ मैं फैक्टर्स बता देता हूँ जिनके नाम आपको याद रखने ही रखने हैं। तो इसके अंदर जो फैक्टर 1 है, फैक्टर 2 है, फैक्टर 3 है, इनके नाम भी आपको याद रखने, लाइक फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम। फैक्टर 4 भी इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। एक फैक्टर होता है ये स्टुअर्ट फैक्टर, फैक्टर 10, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर हो गया, क्रिसमस फैक्टर हो गया। तो इन 6 के नाम तो आपको याद करने ही करने हैं। बाकी क्या आप कर सकते हो, अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है ना वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। सेकेंड फैक्टर जो ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट करता है वो करता है प्लेटलेट्स। अगर आपने मेरा हीमोस्टैसिस वाला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर आपको पता है कि जो प्लेटलेट्स है वो क्या रिलीज करते हैं, सर्टेन फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करते हैं। और इसके अलावा विटामिन के, कैल्शियम, इनकी भी हमें ज़रूरत होती है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। तो टोटल 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। फर्स्ट है क्लॉटिंग फैक्टर ऑब्वियसली, सेकंड प्लेटलेट्स, थर्ड विटामिन के। विटामिन के को कौन रिलीज करता है? लिवर। विटामिन के, फोर्थ कैल्शियम। तो यहाँ पे चारों कंप्लीट हो गए, क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लेटलेट, कैल्शियम आयन, विटामिन की। यह थ्योरी है, इसको आप पढ़ सकते हो। जो नेक्स्ट है वो है सीक्वेंस ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म। अगर आपने मेरा हीमोस्टैसिस वाला वीडियो देखा है तो उसके अंदर ये थर्ड स्टेप होता है ब्लड क्लॉटिंग का। तो जो सारे स्टेप्स है वो एज इट इज होंगे। फर्स्ट होगा वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, सेकंड होगा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, थर्ड होगा कोएगुलेशन एंड कैस्केड। और एक बार जब वुंड की हीलिंग हो जाएगी तब जो क्लॉट है उसको हटना होगा। तो फोर्थ स्टेप हो जाएगी क्लॉट रिट्रैक्शन, जहाँ पे जो फाइब्रिन का क्लॉट है वो रिड्यूस करेगा साइज में और धीरे धीरे हट जाएगा वहाँ से। तो हीमोस्टैसिस वाली वीडियो के अंदर हमने एक रिएक्शन डिस्कस की थी कि जब ब्लड वेसल डैमेज होती है तो वो कुछ फैक्टर रिलीज करती है। उससे क्या होगा कि जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो थ्रोम्बिन है वो फर्दर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा और उससे डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट होगा। और इसी प्रोसेस को हम कोएगुलेशन कहते हैं। तो इसी रिएक्शन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सपैंड कर देंगे। और जहाँ पे ब्लड कोएगुलेशन में जो फर्स्ट स्टेप हो जाएगी वो क्या होगी, एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। तो इसको हम नेक्स्ट पेज से डिस्कस करते हैं। तो हमको क्या करना है, प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन कराना है। तो यहाँ पे होगा क्लॉटिंग फैक्टर्स की रिएक्शन। यहाँ पे किसी रीजन की वजह से जो क्लॉटिंग फैक्टर 10 है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 10A के अंदर। जो 10A है वो क्या करेगा, कैल्शियम मतलब क्लॉटिंग फैक्टर 5 को 5A के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और जो क्लॉटिंग फैक्टर 5A है वही रिस्पॉन्सिबल है प्रोथ्रोम्बिन के एक्टिवेशन के लिए, और ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्शन कर देगा थ्रोम्बिन के अंदर, और आगे यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। अब हमने बात की थी जो फैक्टर्स क्लॉटिंग को अफेक्ट कर रहे थे उनमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कैल्शियम। तो इन सभी रिएक्शन के दौरान कैल्शियम प्रेजेंट होगा तभी ये रिएक्शन होगी। अब हमने देखा कि क्लॉटिंग फैक्टर 10A के अंदर कन्वर्ट हुआ, 5A के अंदर कन्वर्ट हुआ, जिसकी वजह से फाइब्रिन का फॉर्मेशन हुआ और क्लॉट बना। लेकिन जो क्लॉटिंग फैक्टर है 10A में कन्वर्ट हुआ वो क्यों हुआ? तो बेसिकली ये तो था रिएक्शन का एंड, हमने अभी पहले इसका एंड डिस्कस किया। तो ब्लड क्लॉटिंग के फॉर्मेशन की स्टार्ट होती है इंजरी की वजह से, कि जब भी ब्लड वेसल की इंजरी होगी या टिश्यू की इंजरी होगी ना तो क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। तो यही स्टिमुलस फैक्टर होता है। फर्स्ट स्टेप होता है कोएगुलेशन पाथवे का। और डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ इंजरी जो पाथवे के डायरेक्शन होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं, एक होगा इंट्रिंसिक पाथवे, एक होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे।
अगर जो इंजरी है वो वस्कुलर इंजरी है, यानी कि ब्लड वेसल डैमेज हुई है, तब वो जो पाथवे होगा वो होगा इंट्रिंसिक पाथवे। लेकिन अगर टिश्यू डैमेज हुआ है उस केस के अंदर वो क्या होगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे। और अगर इनके हम कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है, तो इंट्रिंसिक पाथवे होता है स्लो एंड एक्सट्रिंसिक होगा फास्ट। क्यों होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बिकॉज जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो थोड़ा लंबा होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ रिएक्शन ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। वही जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होगा वो थोड़ा शॉर्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कम इन्वॉल्व होती है। तो एक एक करके दोनों पाथवे को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक हमने केवल 10th और 5th क्लॉटिंग फैक्टर को देखा है कि ये अभी यूज़ में आ चुके हैं, और क्लॉटिंग फैक्टर 1 से लेके 13 तक होते हैं। तो एक बार के लिए 13 भी हटा दो, हमें 12 से नीचे आना है। कैसे आना है, 12 से नीचे आना है। तो यहाँ 12 हो गया, 11 हो गया, बिकॉज 10 ऑलरेडी यूज़ में आ चुका है, तो 9 होगा, उसके बाद 8 होगा। ये सभी कन्वर्ट हो जाएंगे अपनी ए फॉर्म के अंदर, जैसे कि 12 कन्वर्ट हो गया 12 ए के अंदर, 11 कन्वर्ट हो गया 11 ए के अंदर, 9 कन्वर्ट हो गया 9 ए के अंदर, 8 कन्वर्ट हो गया 8 ए के अंदर। और इनसे प्रीवियस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसी ने इनकी रिएक्शन को इनिशिएट कराया है। जैसे कि जो 12 ए है उसने इस रिएक्शन को इनिशिएट कराया, 11 ए ने इस रिएक्शन को इनिशिएट कराया, 9 ए ने इस रिएक्शन को इनिशिएट कराया। अब 8 ए भी बच गया, अब ये भी किसी ना किसी रिएक्शन को एक्टिवेट कराएगा, तो ये एक्टिवेट कराता है इस रिएक्शन को। तो कैसे हुआ, वस्कुलर इंजरी हुई, वस्कुलर इंजरी से डैमेज एंडोथेलियम से क्लॉटिंग फैक्टर 12 रिलीज हुआ, 12 कन्वर्ट हुआ 12 ए के अंदर, 12 ए ने 11 को कन्वर्ट किया 11 के अंदर, ऐसे रिएक्शन चलती गई, फाइनली 8 ए का फॉर्मेशन हुआ। 8 ए ने 10 को 10 ए के अंदर कन्वर्ट किया, 10 ए ने 5 को 5 ए के अंदर कन्वर्ट किया, और ऐसे ही प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना, और क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया। तो जो इंट्रिंसिक पाथवे था वो आपने देखा कितना ज़्यादा लंबा है। वही इसके कंपेयर में एक्सटर्नल जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, इसके अंदर जो डैमेज टिश्यू है वो रिलीज करता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन अलॉन्ग विद फैक्टर 7 एंड कैल्शियम आयन क्या करेगा, डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देगा 10 फैक्टर को और कन्वर्ट कर देगा 10 ए के अंदर। तो अब इसको देख के आप मेरे को बताओ कि कौन से मतलब कि कौन सा पाथवे फास्ट होना चाहिए। ऑब्वियसली इंट्रिंसिक पाथवे फास्ट होना चाहिए। तो यहाँ हमने पूरा ब्लड कोएगुलेशन का पाथवे देखा, सिंपल था, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। और उसी से रिलेटेड ये बुकिश डायग्राम भी है, यहाँ पे भी सिमिलर है। यहाँ पे दो पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक इनिशिएट हो रहा है ड्यू टू वस्कुलर एंडोथेलियम इंजरी, और दूसरा हो रहा है एक्सटर्नल टिश्यू इंजरी। यहाँ पे जो 12 ए है वो 12 ए के अंदर कन्वर्ट हुआ है, आगे सोन रिएक्शन चली, फिर जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन हुआ। प्रोथ्रोम्बिन किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, थ्रोम्बिन के अंदर। थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कराया, और फाइब्रिन ने क्या किया, क्लॉट फॉर्मेशन किया। तो अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पे 4 स्टेजेस है बेसिकली। फर्स्ट स्टेज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो ये होता है 2 पाथवेज के थ्रू, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे। जहाँ पे तो एक्सट्रिंसिक पाथवे था वो ड्यू टू टिश्यू डैमेज था, एंड ये था ड्यू टू वस्कुलर इंजरी। स्टेज 2 के अंदर जो कन्वर्जन था प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन के अंदर हो जाता है, और इस दोनों स्टेजेस के बीच में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर की रिएक्शंस होती है, जिसको अभी हमने देखा था। अब जो थ्रोम्बिन है वो क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जहाँ पे जो फाइब्रिन का स्ट्रैंड था वो इंसॉल्युबल फाइब्रिन स्ट्रैंड प्लेटलेट एग्रीगेट के साथ बॉन्ड्स बना लेगा और ब्लड क्लॉट को स्टेबलाइज कर देगा। और फाइनली यहाँ पे क्लॉट, जो स्टेबल क्लॉट है वो उसका फॉर्मेशन हो चुका है, और जैसे ही जो वुंड है उसकी हीलिंग होगी, वैसे वैसे ही जो क्लॉट है उसका रिट्रैक्शन होता जाएगा, वैसे वैसे ही वुंड का क्लोजर होगा और टिश्यू रिपेयर भी स्टार्ट होगा। तो ये 4 पाथवे थे, मतलब 4 स्टेजेस थी ब्लड क्लॉटिंग के पाथवे की। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।